नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे कैग गलत और कांग्रेस सही। जी हां, पहले कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर हुआ घोटाला, उसके बाद चला राजनीतिक महासंग्राम और उसके बाद शुरू हुई बहस और उसके बाद तीसरे मोर्चे की जुगत और अब कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट को भी सिरे से नकार दिया। तो ये जो पूरा मामला है वो किस तरीके से अब उलझ के रह गया है और अब तो कैग नामक जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और ये शुरुआत करी है कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जिस कैग को कांग्रेस नकारने की कोशिश कर रही है, आखिर वो क्या यहां पर जताने की कोशिश कर रही है, वो देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। प्राइम टाइम में आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हमारे 4 मेहमान जुड़ेंगे इस खास कार्यक्रम में। आपका परिचय मैं कराता हूं। सबसे पहले पंकज विद्यार्थी हमारे साथ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के आप मेंबर भी हैं, आपका स्वागत करता हूं मैं। इसके अलावा नीलेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, आप संवाद प्रकोष्ठ बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके का बयान है। इसके अलावा राम सिंह, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा आप कवि भी हैं, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके अलावा हमारे हमेशा की तरह हमारे वरिष्ठ हमारे सहयोगी बालाजी मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस पूरे जो परिप्रेक्ष्य राजनीतिक जो एक माहौल बना उसका विश्लेषण जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर दिग्विजय सिंह का वो विवादास्पद बयान जिससे आज उन्होंने देख करके पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जरा आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कैग के ऊपर। कल से सीए जी ये कह देंगे कि पीडीएस के अंदर इतना पैसा आपने सब्सिडी दिया, इसमें घोटाला हो गया। कल से सीए जी ये कह सकती है कि फर्टिलाइजर में किसानों को इतना तो आपने सब्सिडी दे दिया, इतना नुकसान हो गया। कल से कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल में इतना सब्सिडी दी जा रही है, इसमें घोटाला हो गया। ये कपोल कल्पित जो फिगर्स दिए जा रहे हैं इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये कहीं कोई ठोस आधार पर ये आधारित नहीं है। तो दिग्विजय सिंह का बयान आपने यहां पर सुना और देखिए किस तरीके से उन्होंने कैग को ही ये कह दिया है कि वो इसकी रिपोर्ट को मानते ही नहीं, उसको नकार रहे हैं यहां पर वो सिरे से। तो वाकई में बड़ा हैरान कर देने वाला यहां पर बयान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का आया है। एक तरफ तो वो संसद को संवैधानिक संस्था बताते हुए ये कहते हैं कि विपक्ष को उसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था, उसको चलने देना चाहिए। लेकिन कैग भी एक संवैधानिक संस्था है, आखिर उसके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं यहां पर दिग्विजय सिंह। आज चर्चा करेंगे इसी के ऊपर क्योंकि कांग्रेस कैग को नकार रही है, अपने आप को सही ठहरा रही है। सबसे पहले मैं आता हूं पंकज विद्यार्थी जी आपकी तरफ। पंकज जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कैग के ऊपर बयान दिया, खासतौर से ये उन्होंने कहा कि जो कैग की रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो रखते हैं, इस वजह से वो इस तरीके की रिपोर्टों को पेश कर रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया। आयुष जी, मैं दिग्विजय सिंह के बयान पर पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से ये एक चाल चलन रहा है कि जब भी कोई रिपोर्ट उसके खिलाफ जाती है देश में तो वो कांग्रेस के कुछ मुख्य लोग होते हैं, उसमें से दिग्विजय सिंह एक प्रमुख नाम है, जो हमेशा की तरह सरकार के विरुद्ध जाने वाली बातों को एकदम सिरे से खारिज कर देना। और क्या ये कह सकते हैं उनका बड़बोलापन हमेशा? हाँ, उनका हमेशा ये बड़बोलापन रहता है जो देश के लिए घातक है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों को पाल के रखती है जी, ताकि समय आने पर वो इस तरीके की बातों को कहते हैं। बालाजी, आशीष विद्यार्थी, आपने यहाँ पर पंकज विद्यार्थी जी की बात यहाँ पर सुनी, कितना सहमत है आप इनकी बात से? अब उन्होंने लगभग ठीक ही कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अनौपचारिक और अनियंत्रित प्रवक्ता है और जब ऐसा समय आता है जब कांग्रेस पार्टी किसी मुश्किल में घिरी होती है तो दिग्विजय सिंह को खुला छोड़ दिया जाता है कि आप जितना हो सके अपना संवाद संप्रेषण करें और एक अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश करें। इस बार भी जो सीएजी पर दिग्विजय सिंह का यह नया हमला है, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है कि सीएजी पे हमले करें, डाइवर्ट करें पूरे मामले को। जिस तरह से सीएजी एक हमारी संवैधानिक संस्था है, भारतीय संविधान के 5वें अध्याय में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक सीएजी के सारे दायित्व, सारे कर्तव्यों का विशेष वर्णन किया गया है और उसे संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं जी
कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जितने भी ऑडिट हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उसकी जांच सीएजी करेगी, सरकार को सिफारिश करेगी, ये देखेगी कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, बेकार के खर्च तो नहीं हुए। और सीएजी ने इस मामले में भी, कोल स्कैम मामले में भी अपने पूरे दायित्व का निर्वहन किया है। कांग्रेस के गले ये बात उतर नहीं रही है, इसीलिए वो चीज को नकार रहा है, इसलिए वो चीज को सिरे से नकार रहे हैं। जी नीलेश सिन्हा जी, आपके पास भी मैं आता हूं। ये जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है, इस वजह से वो इस पूरी रिपोर्ट को नकार रहे हैं, बल्कि सीएजी को ही सिरे से वो खारिज करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का काम है जैसे एक द वॉल, कांग्रेस के वो वॉल है, कोई भी चीज आएगी सबसे पहले वो अपने ऊपर लेते हैं और उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा अभी साहब ने कहा कि वो हर चीज के ऊपर उनको अनियंत्रित प्रवक्ता है उसके, और वो बिल्कुल सही बात है कि वो एकदम अनियंत्रित है, उन्हें नहीं पता कि उनको क्या बोलना है और वो कुछ भी बोलते हैं। उनकी बात को कांग्रेसी खुद भी सीरियसली नहीं लेते। तो अब बोफोर्स की रिपोर्ट के बारे में, चतुर्वेदी की साहब के बारे में जो उन्होंने राय दी है, देखा जाए तो बोफोर्स रिपोर्ट भी जो आई थी उसमें क्या हुआ, किसी को क्या सजा मिली, क्या कोई कल्प्रिट पकड़ा गया? जितने का घोटाला नहीं हुआ था उससे ज्यादा की तो उसके आपके क्या कहेंगे उसको कि उसके जानकारी में, मतलब उसको जानने के लिए उससे ज्यादा का खर्चा हो गया। जी, दिग्विजय सिंह को भी पता है कि होने वाला कुछ भी नहीं है, शोर मचा रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था है उसको चलने देने की बात कर रहे हैं, पर दूसरी संवैधानिक संस्था के एक सुप्रीम को वो कह रहे हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह की अपनी भी एक है कि वो अपनी पोजीशन देखना चाहते हैं कि इस समय कांग्रेस में मेरी क्या पोजीशन है। जी, राम सिंह जी, मैं आपके पास भी आता हूं। ये पूरा आपने प्रकरण सुना, किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित इस पूरे उसको बता दिया है। आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आखिर दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है उसको किस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? मैं जैसा इन्होंने कहा कि अनियंत्रित प्रवक्ता है, मैं इस शब्द को थोड़ा सा मोड़ना चाहूंगा। अनियंत्रित नहीं बल्कि मैं कहना चाहूंगा नियंत्रित प्रवक्ता है। कांग्रेस एक योजना बनाती है कि आपको कहना क्या है, और इसको कहने के लिए आप जो मर्जी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, आपको खुली छूट है। इसके बाद अगर गलती से लगे कि भाई कुछ गलत हो गया, कुछ लोगों ने उसका अपोज किया, कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है, सामाजिक दल होता है, उस दौरान कांग्रेस कि कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर ये कहते हैं कि ये दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत मामला है, सोचिए एक कांग्रेस का महासचिव वो अगर किसी बात को कहता है तो एक पार्टी प्रवक्ता आकर के तुरंत कह देता है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। कोई भी व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है अगर एक पार्टी का महासचिव कह रहा है? तो ये अगर उन्होंने संवैधानिक संस्था पर अगर ऐसा कहा है तो कम से कम ये पूरी कांग्रेस की राय है, वो अगर महासचिव इस बात को कह रहा है तो। राम सिंह जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस के तमाम मंत्री, पी चिदम्बरम से लेकर कपिल सिब्बल और जितने मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद, वो सारे प्रधानमंत्री के बचाव में आ गए हैं और खुलेआम सीएजी पर हमले कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पे हमले कर रहे हैं। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से कांग्रेस अभी मुश्किलों में घिरी है, उससे जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि सिर्फ सीएजी ही नहीं बल्कि 2004 में जब कोल एलोकेशन की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो कोयला सचिव थे उन्होंने भी कहा था कि अभी कोल आवंटन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बने हैं, कोई पारदर्शी नियम नहीं बने हैं, इसलिए बेहतर यह है कि पहले हम नियम बनाएं। कानून मंत्रालय ने भी ऐसी सिफारिश की थी, लेकिन उन सिफारिशों को ताक पे रख के उसकी परवाह नहीं करते हुए तमाम कोल ब्लॉक्स दिए गए, 58 कोल ब्लॉक्स आवंटित कर दिए गए। तो कांग्रेस और सरकार दोनों इस समय मुश्किल में हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरह से सोनिया गांधी का बयान आया कि आप लोग भी आक्रामक होइए, सड़क पर उतरिए, उस चीज को दिग्विजय सिंह ने लगता है दिग्विजय सिंह उसके सेनापति बना दिए गए हैं, उसके जो संवाद प्रकोष्ठ के सेनापति हैं इस समय, और तमाम अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जिस तरह से संवैधानिक संस्था के खिलाफ। आप जो बोल रहे हैं कि सीएजी ने अपना काम नहीं किया, मर्यादा का उल्लंघन किया, सीएजी का आखिर काम क्या है? संविधान ने उसे अधिकार दे रखा कि अगर फिजूल खर्ची हुई है, सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है, तो आप उस पर अपनी टिप्पणी करें, आप सरकार को दें, आप संसद को इसके बारे में बताएं। पीएसी ने लोकसभा में पेश अपनी चौथी रिपोर्ट में कहा था कि अगर सीएजी को लगता है कि सरकारी धन का किसी भी तरह का दुरुपयोग या उसका फिजूल खर्ची उसकी हुई है, तो आप संसद में इस बात को रखिए, बताइए। तो सीएजी क्या इन दायित्वों का निर्वहन नहीं करे? अगर निर्वहन करती है तो कहा जाता है कि उसने अपने सीमा से बाहर जाकर काम किया। सीएजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्तियों को उनकी महत्वाकांक्षा पूरी कर दी जाती है।
पीएल पुनिया और एमएस गिल इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे और अभी वर्तमान में वो भारतीय सरकार के कैबिनेट में भी वो रहे हुए हैं। तो इस तरह से कांग्रेस अपनी ही परंपरा को थोप रही है और संवैधानिक संस्थाओं पे जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल चिंताजनक है। ये इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। राम सिंह जी, आपने बात सुनी और देखा बालाजी जिस तरीके से बात को कह रहे हैं, या जो वो भी बात जिस तरीके से आपकी बात से वो थोड़ा सा सहमत नजर आ रहे थे, आपको किस तरीके से बालाजी किस बात को देख पा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कुछ हद तक वो अपनी बात को कह रहे हैं मेरी प्रक्रिया में। मुझे लगता है कि ये जो प्रकरण है इनका, इसमें थोड़ी सी एक घटना जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस की आज वो स्थिति है कि किसी ने कहा कि भाई घर आकर के अपनी पत्नी से कि भाई आज ऑफिस में बातचीत चल रही थी, सब लोग कह रहे थे बकरी की 4 टांगें होती हैं। तो उन्होंने कहा आपने क्या कहा? मैंने कहा 3 टांगें होती हैं। तो पत्नी ने कहा आज तो तुम सर थार गए, कल जाओगे तो ऑफिस में खर्चा करना पड़ेगा। बोलो क्यों? बोला बकरी की 4 टांगें होती हैं, आपने 3 कही। बोला हारूंगा कैसे जब मैं मानूंगा ही नहीं, तो हारूंगा कैसे? हारूंगा तो तब ना जब मैं मानूंगा। आज कांग्रेस की भी वही स्थिति है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जब हम मानेंगे नहीं कि हमने घोटाला किया है तो हमें सजा किस बात की? मुझे सजा किस बात की मिलेगी? नीलेश जी, आपके पास में आता हूं। राम सिंह जी की आपने बात सुनी, आप बीजेपी के संवाद प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भी हैं, आपसे भी मैं इस पर प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके ऊपर भी बड़े आरोप यहां पर लगाए गए। कांग्रेस तो साफ साफ कह रही कि आप तो चर्चा और बहस से बचना चाह रहे हैं, इसलिए आप संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं। राम सिंह की बात से आप कितना सहमत हैं, और जिस तरीके के आरोप आपके ऊपर कांग्रेस ने जो लगाए हैं उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राम सिंह जी ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है कि जब मैं मानूंगा ही नहीं कि मैंने चोरी की है, तो कोई हमारे देश में सबसे बड़ी बात यही है ना कि आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो कि कन्विक्ट हुए हैं पर उनको सजा मिली है। इतने सारे पॉलिटिशियन, हमारा पूरा इतिहास है पिछले 64 साल का, जिसमें 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है। और ये जो भी घोटाले हुए हैं या जो भी आज हमारे देश की स्थिति है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ एक ही पार्टी को जाती है और वो है कांग्रेस। कांग्रेस को ये चीज समझनी पड़ेगी और ये अब समय आ गया है। आज की डेट में आप क्या करते हैं? फेसबुक को बैन करने की बात कर रहे हैं, उसके कुछ साइट्स को, यूट्यूब बैन करने की बात कर रहे हैं, ट्विटर को बैन करने की बात। आप कहां कहां उन सब लोगों की बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस चीज को समझ लीजिए कि अब समय आ गया है, आपको इस जगह से जाना है, आप अपना सामान पैक करना शुरू कर दीजिए। 2014 तो दूर की बात है, मुझे लगता नहीं कि 2014 तक भी ये समय, उससे पहले ही ये एक अच्छा समय आने वाला है। पंकज विद्यार्थी जी, आपके ऊपर भी मानना चाहूंगा, जिस तरीके से 2014 से पहले ही ये समय आ जाएगा, नीलेश जी कह रहे हैं, कितना सहमत आप इस बात से? मैं नीलेश जी की बात से उतना सहमति नहीं व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि दल दोनों एक जैसे हैं। सत्ता अपनी गति से चलती रहेगी, चेहरे जरूर बदलते रहेंगे। तो हमें लगता है कि इन दोनों दल को आपस में मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो काम प्रतिपक्ष को करना चाहिए वो अन्ना हजारे और रामदेव करते हैं, और इस देश में लगातार घोटालों पे घोटाला होता जा रहा है। और बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आती है? संसद के अंदर ही क्यों बहस करती है? अन्ना हजारे ने भी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। नहीं, अन्ना हजारे भी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। अन्ना हजारे पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं या उनकी टीम ने बना ली है? अन्ना हजारे ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया नहीं है। नीलेश जी, आपकी इस बात से मैं असहमत हूं कि सिर्फ कांग्रेस के ही राज में घोटाले हुए। बीजेपी भी जब एनडीए की भी सरकार जब थी केंद्र में, तो उस समय भी कई घोटाले उजागर हुए थे। सबसे एनडीए की जो सबसे बड़ी घटक है बीजेपी के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष बालाजी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। बालाजी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। कांग्रेस सांसद जफर अली नकवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जोड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगा। जफर अली जी, मेरा आपसे ये सवाल है, दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया और कैग को ये कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से सारी चीजें प्रेरित हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। जफर अली नकवी जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आज जो महासचिव यहाँ पर आपके दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, कहा है कि ये जो सीएजी है ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ये उनका बयान है, ये उनका अपना बयान है। हेलो, तो जफर अली नकवी के साथ लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। बालाजी, आप प्रतिक्रिया कुछ दे रहे थे, जिस तरीके से नीलेश जी ने भी यहाँ पे बात कही और इसके अलावा पंकज विद्यार्थी जी भी कह रहे थे कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, घोटाले दोनों की पार्टियों में हुए हैं। आप उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे, हम चाहेंगे कि आप उसको फिर से आगे बढ़ाएं। मैं ये कह रहा था कि जब एनडीए का शासनकाल था, उस समय भी जो भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी,
उन्हें किस तरह से कैमरे में कैद किया गया था, पार्टी के नाम पे, चंदा लेने के नाम पे, एक तरह का रिश्वत ही था। तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में है, पूरी राजनीतिक सिस्टम जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दलदल में जाकर फंसता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि देश का जो सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव पावर है प्रधानमंत्री के पास, उसके ऊपर ही इस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जो संवैधानिक संस्था ने लगा है। तो उसमें तो एक ही हम लोग की तो यही डिमांड है ना कि आप प्रधानमंत्री जी, आप जिम्मेवार हैं इस चीज के और आपको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। आप प्रमुख थे, आप कोल मिनिस्टर थे उस समय, उस शासनकाल में, और आपने बिना जांचे परखे, आपको एक तरफ से रिकमेंडेशन आती है सुबोधकांत साय जी की। नीलेश जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मैं साहब एक बार फिर से जफर अली नकवी जी जुड़ चुके हैं। जफर अली जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने आज ये बयान दिया, कहा कि जो सीएजी है राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है, आपका इस पे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, मैं दिग्विजय सिंह की बयान पे प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकता। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका अपना काम है और सरकार का है। इन सब बातों के ऊपर जब कोई जांच कमेटी बैठेगी तब साफ आएगी क्या सही है क्या गलत। तो जफर अली जी, ये कांग्रेस संवैधानिक संस्था की जिस तरीके से बात कर रही है, एक तरफ तो वो संसद को कह रही है कि वो संवैधानिक संस्था उसको चलने देना चाहिए, लेकिन सीएजी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित बता रही, क्या वो संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जफर अली नकवी जी से हमने कोशिश करी बात करने की, लेकिन जिस तरीके का बयान यहां पर दिग्विजय सिंह का है उसके बाद शायद उतनी बढ़िया प्रतिक्रिया वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने वाकई में एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच गई हैं। वाकई में बड़ा विवादास्पद बयान है। एक बार मैं पंकज विद्यार्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने बालाजी की भी बात सुनी, नीलेश जी की भी बात सुनी, आप खुद ये बात कह रहे थे कि ये जो पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं वाकई में इन सब चीजों से दूर होना चाह रही है। कोई भी पार्टी आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम साफ सुथरी है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पंकज जी हमारे सामने है वो ये है कि आखिर ये जो घोटाला हुआ है इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आखिर इसका जो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए, जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्या वो निकल पाएगा, या आपको ये लग रहा है कि केवल इस पर राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाएंगी, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो लोगों की हैं वो इसको लेकर के पूरी होती जाएंगी और ये जो मूल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अपने स्वरूप से भटक जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुष जी, क्योंकि इस देश में ये देश घोटालों का देश हो गया है और दल जो है गिरोह के रूप में काम करने लगे हैं। ये जो राजनीतिक दल हैं ये गिरोह के रूप में काम करते हैं। इन्हें सामाजिक संवेदनाएं पूरी तरह से इनके हृदय से समाप्त हो गई हैं। देश में वैल्यूएबल लीडर्स का अभाव है, आइडियोलॉग लीडर का अभाव है। इस देश में पुनः एक नए परिवर्तन की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने बात की कि इन घोटालों का आने वाले दिनों में क्या परिणाम होगा, वो परिणाम हम सबको, आम आदमी को दिखाई देता है। एक वक्त की मजदूरी करने वाला व्यक्ति इस देश में कैसे रह सकता है? अरहर की दाल और आटा कितना महंगा हो गया है। आम मजदूर से उसके मजदूरी के बाद जब दिन में वो कमाकर वापस घर आता है तो उसके बारे में पूछिए जी। तो कुल मिलाकर के जनता के साथ शोषण है राजनीतिक दलों का। बढ़ती हुई जो महंगाई है वो भी कहीं ना कहीं घोटालों का कारण है। इसकी वजह से जनता महंगाई के बोझ के तले दबी जा रही है। बहरहाल अब चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लौटेंगे तो आके ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब देश की दिशा क्या होने वाली है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।